नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक दलों के बारे में बात कर रहे थे कि राजनीतिक दलों में किस तरीके के गुण और दोष पाए जाते हैं और एक सफल दलीय व्यवस्था किन आधारों पर सफलता प्राप्त कर सकती है कि एक सफल दलीय व्यवस्था के लिए शिक्षित लोग होने चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होना चाहिए और इसी प्रकार से द्विदलीय व्यवस्था को अपनाने के प्रयास होने चाहिए और किसी भी देश में बुनियादी समस्याओं के बारे में विरोधी दलों में आम सहमति होनी चाहिए। ये सफल दलीय व्यवस्था की शर्तें थी। अब हम दल प्रणाली के रूप के बारे में, प्रकार के बारे में बात करेंगे। दल प्रणाली के मुख्यतया 3 रूप प्रचलित हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली, यदि देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। एक दलीय पद्धति का आधार ये विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। संपूर्ण देश में एक ही दल कार्य कर सकता है, अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं होगी और दल के विरुद्ध बोलना या सोचना राष्ट्रद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल जन्म लेता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है अथवा उसे शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार की सत्ता पहले निरंकुश राजतंत्रों में थी और आजकल यह अधिनायक तंत्रों और जनवादी लोकतंत्रों में अभिव्यक्त हो पा रही है। एक दलीय व्यवस्था के कई रूप हैं, जैसे सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय युगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि में जिनका ध्येय साम्यवादी समाज का निर्माण करना था। इसी प्रकार से स्पेन, फासिस्ट पुर्तगाल, नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली को भी इस व्यवस्था में रखा जा सकता है। ये भी पूर्णतः अधिनायकवादी शासन थे, लेकिन अन्य दलों को यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता था। उसके बाद में ये एक दलीय प्रणाली जो है, इसमें गुण और दोषों की हम बात करें तो एक दलीय व्यवस्था में सुदृढ़ शासन व्यवस्था होती है। एक दलीय शासन में विरोधी दल के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन संचालन किया जाता है। आर्थिक विकास में भी सहायक होता है कि इसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है और एक दलीय व्यवस्था में उच्च कोटि का अनुशासन पाया जाता है और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। इस पद्धति की हम दोषों की बात करें तो यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं होता है, विपक्ष का भी अभाव होता है और एक दलीय शासन व्यवस्था अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्था में बदल जाती है और यहाँ पर प्रगतिशील विचार जो होते हैं लोगों के, उनका विरोध होता है और इस तरीके से इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली से यह तात्पर्य है कि किसी भी देश में केवल 2 ही दल हों और तीसरे दल का अस्तित्व न हो। साथ ही इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर केवल 2 बड़े और महत्वपूर्ण दल हों और शेष महत्वहीन हों, अर्थात केवल 2 ही दलों का वहाँ पर प्रभुत्व हो और अन्य जो दल हैं उनका कोई महत्व नहीं हो। एलन बाल ने द्विदलीय प्रणाली को भी 2 भागों में बांटा है: अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ और सुस्पष्ट
द्विदलीय पद्धतियाँ। अस्पष्ट दलीय पद्धतियों के उदाहरण के रूप में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड को बताया है, और सुस्पष्ट दलीय पद्धतियों में उन्होंने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि को बताया है। तो ये जो व्यवस्थाएं द्विदलीय प्रणाली है, इसके भी गुण और दोषों की हम बात करें तो द्विदलीय प्रणाली के कुछ मुख्य गुण हैं कि द्विदलीय प्रणाली में कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है और स्थिर सरकार होती है। इसके साथ ही द्विदलीय प्रणाली में उत्तरदायित्व का भी सही निर्धारण कर दिया जाता है कि अच्छे कार्यों का उत्तरदायित्व जो राजनीतिक दल लेता है तो उसी तरीके से उन्हीं राजनीतिक दलों को या उनकी सरकार को बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो भी अच्छे या बुरे काम होते हैं वो उनकी सरकार के काल में ही होते हैं। स्थायी नीतियों का निर्माण होता है। द्विदलीय शासन व्यवस्था में स्थायी नीतियों का निर्माण होता है, क्योंकि उनकी जो शासन व्यवस्था एक स्थिर शासन व्यवस्था होती है तो वो लंबे समय तक अस्थायित्व की भावना से दूर रहते हैं, तो वो स्थायी नीतियों का निर्माण करते हैं। शासन का स्वस्थ और रचनात्मक विरोध होता है। द्विदल प्रणाली में विरोधी दल जिम्मेदारी के साथ सरकार की आलोचना करता है, और इसमें आलोचना करने वाला जो दल होता है उसको अपने आलोचना को सही भी सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि जब आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होता है और उनके पक्ष की जब सरकार बनती है तो उनको भी उन चीज़ों को अपनाना पड़ता है। तो ये इसके गुण हैं। लेकिन द्विदलीय प्रणाली के भी कुछ दोष हैं, जैसे कि बहुमत दल की तानाशाही। द्विदलीय प्रणाली वाले शासन में बहुमत दल सरकार बनाता है और उसे विश्वास रहता है कि निश्चित अवधि से पूर्व उसे नहीं हटाया जाएगा, इसलिए वह मनमानी भी करता है। मतदाताओं के लिए चयन की कम स्वतंत्रता होती है, और राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है। विविध हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये द्विदलीय प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। इसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो है बहुदलीय प्रणाली, जहाँ दो या अधिक राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय होते हैं, वहाँ बहुदलीय प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में प्रायः किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई एक दल की सरकार नहीं बन पाती है। यूरोप के अधिकांश राज्यों, अफ्रीका और एशिया के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में प्रायः बहुदलीय पद्धति है, और बहुदलीय पद्धति का एक अच्छा उदाहरण फ्रांस में भी है। बहुदलीय प्रणाली की हम बात करें, गुणों की बात करें, तो यहाँ पर शासन निरंकुश नहीं बन सकता है। मतदाताओं को चयन की अधिक स्वतंत्रता होती है, अधिक विकल्प होते हैं उनके पास। संसदीय शक्ति का ह्रास नहीं होता है। राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता है, और सभी हितों और विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन फिर भी बहुदलीय प्रणाली में भी दोष पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो है शासन में अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था में कई दलों की गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है, तो कई दलों की गठबंधन सरकारों का निर्माण करने के कारण शासन में अस्थिरता बनी रहती है। कोई भी दल अपना समर्थन वापस ले लेता है और सरकारें गिर जाती हैं, जिसके कारण से उत्तरदायित्व का अभाव होता है और कार्य कुशलता का भी अभाव होता है, और साथ ही दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये बहुदलीय शासन प्रणाली के दोष हैं। तो ये राजनीतिक दलों के 3 प्रकार हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय प्रणाली। धन्यवाद।